घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। घूस, घपले, घोटाले, लूट और फ्रॉड से आतंकित आम लोग। बड़ा सवाल, आखिर कौन और कब लगाएगा अंकुश? जी हाँ, आज हम देश में लगातार इतने बड़े बड़े घोटाले, घपले, फ्रॉड आप नाम लेते जाएं और उनकी संख्या आपको बढ़ती नजर आएगी, एक के बाद एक। और जितने बड़े घोटाले आ रहे हैं इस वक्त सामने में, उन तमाम घोटालों की जड़ कहीं ना कहीं हमारी पूरी राजनीतिक जो दल हैं उनके लोगों तक पहुंचती है। उनको प्रोटेक्शन मिलता है या उनको बचाने की पूरी जो चीज़ें सामने आती है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो चिट फंड स्कैम हुआ और जो स्कैम करने वाले जो उस कंपनी के मालिक, उन्होंने सीबीआई को पत्र लिखा है, तो उसमें पॉलिटिशियन, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट, तमाम लोगों के तरफ उन्होंने इशारा किया है कि ये तमाम जो घोटाले, घपले, फ्रॉड वो करते थे, उसमें कौन कौन लोग, किन किन लोगों को फ़ायदा पहुंचता था। और ये बचाने की कोशिश एक तरफ हो रही है, तो दूसरे तरफ अगर आप देखें, आज ममता बनर्जी ने अनाउंस किया कि पश्चिम बंगाल में जो छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पैसे की लूट हो गई, उनको वो 500 करोड़ रुपया सरकारी रिलीफ देंगे। और ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे आम लोग जो सिगरेट पीते हैं या कहीं और सेस लगा के, कर लगा के वसूल किया जाएगा आम लोगों से। यानी कि भ्रष्टाचार कोई और करे और कीमत आपको चुकानी पड़े। भ्रष्टाचार कहीं और हो और उसका पूरा खामियाजा आपको उठाना पड़े। ये किस व्यवस्था और किस सियासत और किस लोकतांत्रिक प्रणाली को हम मजबूत कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है। हमारे साथ है जी देवराजन है, राष्ट्रीय सचिव है फॉरवर्ड ब्लॉक के, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं भूपेन धर्मानी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली सरकार के पूर्व वित्त मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब जी। एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक घपले, एक के बाद एक फ्रॉड, एक के बाद एक आपको बड़े ऐसे बड़े घोटालों के सामने आ रहे हैं जो देश की जनता को उनके आंकड़े सुनने में उनको वो गिन नहीं पाते हैं जी। और इन तमाम घोटालों की जड़ कहीं ना कहीं सियासी दल में जाके वहीं से उगते हुए नजर आ रहा है लोगों को। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। पिछले 4-5 साल के अंदर जो ज़बरदस्त घोटाले हुए हैं, और आपने ठीक कहा, आम व्यक्ति वो जो ज़ीरो लिखी जाती है उसके सामने वो शायद काउंट भी नहीं कर पाएगा, लिख भी नहीं पाएगा। ऐसा कभी इतिहास के अंदर ना देखा था ना सुना था कि इतने बड़े घोटाले, वो भी केंद्र सरकार के मंत्रियों की मिलीभगत के चलते हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं उसके द्वारा सिद्ध होता है। ये जो अलग अलग तरह की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर फंक्शनिंग हुई है उससे महसूस होता है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कई बार सुप्रीम कोर्ट के जो स्ट्रिक्चर पास किए उनके खिलाफ उससे होता है। और जिस प्रकार से पहली बार कुछ केंद्रीय मंत्री, कुछ सांसद और कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स को जेल के अंदर रहना पड़ा है, वो इस बात को सिद्ध करता है कि ये जो इतने बड़े भयंकर घोटाले किए गए हैं वो केंद्र के सरकार के अंदर बैठे हुए, या मैं कहूँ कहीं राज्यों में भी है, तो उनकी मिलीभगत के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिल करके जिस ढंग से सब किए गए उसी का एक परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर ये एक प्रजातंत्र को खोखला कर रहा है हमारे देश के अंदर, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार चल रहे हैं। और ये सवाल प्रोफेसर साहब ये कि ये खोखला होते जा रहा है और आप देखते जा रहे हैं, उसको अंकुश नहीं लग रहा है, अंकुश उसकी कोई व्यवस्था भी नहीं सामने में दिख रहा है। और एक घोटाले अगर कहीं जहां केंद्र सरकार शामिल, कुछ मंत्री, कुछ लोग शामिल होते हैं या शामिल पाए जाते हैं या उस आरोपित होते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं राज्यों में कई पार्टियां हैं उनके ऊपर मैं मानता हूं आपकी बात को। मैंने केंद्र सरकार शब्द इस्तेमाल किया है। अनेक राज्य भी ऐसे हैं जहां पर इसी प्रकार के घोटाले किए गए हैं।
और वो भी काफ़ी सिद्ध हुए हैं। सवाल ये है, इस प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर हम अपोजिशन के नाते से जो कर सकते हैं वो है इन सब घोटालों के विरुद्ध जनता के प्रति, जनता के अंदर जाकर के उन्हें जागृत करना, उनको तथ्य बतलाना। प्रजातंत्र के अंदर जो सरकारें बदलती हैं वो इसी कारण बदलती हैं जो आप अपोजिशन के नाते से जनता के बीच में जाकर के, आज वो रोल मीडिया भी प्ले कर रहा है, पत्रकार हमारे जो प्रिंट मीडिया वाले वो भी रोल प्ले कर रहे हैं। अपोजिशन पूरी ताकत लगा करके एक्सपोज करता है उन सबको। इस सब का परिणाम जो है प्रजातंत्र के अंदर, ये कोई ऐसा डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि किसी के पास, एक मिनट, डिक्टेटरशिप तो है नहीं कोई। अभी जो मामले सामने आ रहे हैं सर, मेरा ये कहना है डिक्टेटरशिप तो है नहीं यहाँ पर देश के अंदर, प्रजातंत्र की है। यानी आपने देखा होगा एक एक चीज के लिए कितनी धरने प्रदर्शन चारों तरफ से किए जाते हैं, पब्लिक खुल के सड़कों पर आ गई है। ये इस बात का द्योतक है, आज पब्लिक ने अपना मन बना लिया है कि आने वाले इन चुनावों के अंदर इन मुद्दों को लेकर के वो अपना वोटिंग करने वाले हैं। नहीं, वो करते हैं प्रोफेसर साहब। हमारे साथ देवराजन है, वो तो वोट कर दिया। 34 साल की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, उन्होंने उसको परिवर्तन करके सत्ता परिवर्तन कर दिया। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वहां क्या हो रहा है? सत्ता परिवर्तन से जो पहले चिटफंड कंपनी वहां शुरू हुई थी वो और फलने फूलने लगी। आज जो नाम सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के चिटफंड कंपनी को, देवराजन साहब अगर नाम आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तो ये पार्टी और सत्ता बदलने से चीजें ठीक नहीं हो रही, अंकुश नहीं लग रहा है। नहीं, ये जो बात आपने जो जनरलाइज कर रहे हैं, हम उसमें सहमत नहीं है। जो पार्टी सत्ता में आते हैं ये इसी प्रकार की गवले के साथ हाथ मिलता है। हम जनरलाइज करने से हम उसमें नाराज है, इसलिए है हम आपको जरूर बता दूंगा। 35 साल हम लोग सत्ता में थे पश्चिम बंगाल में, आज तक हमारा एक भी मंत्री के खिलाफ, एक एमएलए के खिलाफ भी 1 रुपया का भी घोटाला, कोई भी स्कैंडल, भ्रष्टाचार की बात। मैं आपसे मैं माफी मांगता हुए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये चिटफंड कंपनी तब नहीं बनी पश्चिम बंगाल में, तब से काम नहीं कर रही है पश्चिम बंगाल में, तब से लोगों को नहीं लूट रही है पश्चिम बंगाल में, जब से सिर्फ ममता बनर्जी आई है। ये तो जब पश्चिम बंगाल में वाम दलों की सरकार, वाम मोर्चा की सरकार थी, तब भी ये कंपनियां लोगों के, छोटे छोटे निवेशकों के पैसे। हम आ रहा हूं जी, देखिए, चिट कंपनी बंद करने का अधिकार हमारा कोई भी राज्य सरकार का नहीं है। चिट कंपनी शुरू करने का अनुमति देने का अधिकार भी हमारे राज्य सरकार का, कोई भी राज्य सरकार का नहीं है। ये अधिकार है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का और आरबीआई का। उनसे ये अनुमति लेकर के ये चिट फंड वगैरह खुल जाते हैं। मनी लेंडिंग बिजनेस चालू है हिंदुस्तान के अंदर, होता है। तो जब वामफ्रंट गवर्नमेंट को ये पता चला, ये जो शारदा ग्रुप है अभी जो पकड़ा गया है, इन लोगों ने जो किस प्रकार का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, उस समय पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने एक कानून असेंबली के अंदर पेश किया था। उस कानून में ये 2 शब्द क्लियरली लिखा हुआ था, इसी प्रकार का जो कंपनी है, कंपनी की पैसा किसी प्रकार से उठा करके, अगर उसका जो लोग है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीएमडी हो, अगर कंपनी अगर फॉरफिट अगर हो जाएगा तो उसका पूरा संपत्ति सरकार कब्जा करेंगे। और कंपनी का संपत्ति नहीं है, उसका कितना ही जो पदाधिकारी हैं उन सभी का पर्सनल संपत्ति भी कब्जा करके उसको बिक्री करके इन लोगों को भुगतान करना पड़ेगा, इसको लिखा था। लेकिन इस बिल जब असेंबली के अंदर पेश हुआ था 2009 साल में, जो पेश हुआ था, ये तृणमूल कांग्रेस की जो नेता लोग उस समय विपक्ष में था, ये लोग बिल को वहां पर फाड़ के फेंक दिया था। उसके बाद वहां की वामपंथी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बिल का कॉपी भेजा, इसी प्रकार का कानून बनाना चाहता है, आपका कड़ा निर्देश का भी जरूरत है। तो वो चिट्ठी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीबीआई को भेज दिया, सीबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट को दोबारा भेज दिया था। आज तक उसी के ऊपर कोई कार्रवाई पश्चिम बंगाल की जो नया सरकार ने किया ही नहीं है। ये तो हमारे सामने है, हम जानते थे। इसी प्रकार का चिटफंड पश्चिम बंगाल के अंदर भी आया है, उसके पहले भी आया है। प्रूडेंट कंपनी, संजय दा बोल करके एक आया था, प्रूडेंशियल, पीयरलेस तो अभी भी बचा हुआ है किसी भी प्रकार से। उसका जो इसी प्रकार का रियल एस्टेट बिजनेस, मीडिया बिजनेस, ये जो धूमधाम बिजनेस में नहीं जाता है। एक तो प्रूडेंशियल था, 90 के दशक में देखेगा तो एक संजय दा बोल के शुरू किया था। इन दोनों को कंट्रोल करने में कामयाब था पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार। लेकिन ये नया जब शुरू हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए कानून सरकार ने बनाने शुरू किया था। इस कानून को
तृणमूल कांग्रेस ने असेंबली के अंदर बड़ा गड़बड़ कर दिया, उसके बाद वो नया कानून अभी तक नहीं बना पाया है। आपने ये बात कही है कि केंद्र सरकार जिम्मेवार है, ये चिट फंड कंपनीज डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनका रजिस्ट्रेशन करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही उनके लिए सारे नियम बनाती है। सारा एक कैसे आएगा गवर्नमेंट का कोई समझ में नहीं आ रहा है। चिट फंड आते हैं डायरेक्टली, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमति का जरूरत है। सर चिट फंड कंपनी रजिस्टर्ड स्टेट गवर्नमेंट करती है जी, नियम स्टेट गवर्नमेंट बनाता है जी। आप देख लेना केरल में, तमिलनाडु में जो चिट फंड कंपनी चलती है, ये सभी का रजिस्ट्रेशन होता है आपका फरीदाबाद से। ये जो कंट्रोल करते हैं आपका सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल से आती है। इन लोगों से मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस जो भी हो उसके लिए आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमति। सर मैं आई कैन से विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वक्तव्य दे रहा हूं ये सारी चिट फंड कंपनियां वो केवल मात्र स्टेट गवर्नमेंट ही रजिस्टर करती है। मुखी जी मैं उसके लिए सारे नियम स्टेट गवर्नमेंट बनाती है जी। आपकी बात ही कहने वाला हूं, ये जो आपने अभी बात कही ना फरीदाबाद से होती है, तो फरीदाबाद में तो कोई केंद्र सरकार की ऑफिस नहीं है। चिट फंड का जो चिट कंपनी होता है केंद्र सरकार का नहीं, चिट कंपनी जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन वहां से होता है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस जो होता है, जो लोगों से पैसा कलेक्ट कर, देखिए इसमें एक फर्क है, चिट बनाना और मनी बिजनेस करना दोनों में फर्क है। चिट क्या होता है, हम 40 लोगों से 50 रुपया कलेक्शन करके 2000 रुपया का एक चिट शुरू हो जाती है। उसी में से उसमें हम स्लिप के हिसाब से किसी को पैसा देता है। 2 साल कंप्लीट होने से जो साल है उसका वो करता है, वो ये है आपका फरीदाबाद का, ये है फरीदाबाद का लाइसेंस। ये जो शारदा ग्रुप का जो लाइसेंस है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है, जो मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस जो करते हैं। जो बात प्रोफेसर जगदीश मुखी कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद वित्त मंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार में, आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि ये रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक्ट होता है जी, स्टेट गवर्नमेंट ही रजिस्ट्रेशन करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही उनके नियम बनाती है। यदि पेमेंट नहीं किया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ वहां पर एजेंसी जो उन पर कार्रवाई करती हैं जी। टोटल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है चिट फंड का। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, मैं भी जानना चाहता है जी सर, जहां तक हम लोग भी वहां पर आर्ग्यू कर रहे हैं, आज भी हम लोग इस आर्गुमेंट में है, ममता बनर्जी भी वही आर्गुमेंट ही कर रहे हैं आज भी। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस है सर, आप एक कंफ्यूज कर रहे हैं जी। मैं बात कर रहा हूं जो इन्होंने उठाया चिट फंड कंपनी का, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग पश्चिम बंगाल में जो पकड़ा गया है वो कोई चिट फंड का कंपनी नहीं है। चिट फंड का नाम पर जाना जाता है, लेकिन बिजनेस है आपका मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस। इन्होंने जो बात की चिट फंड कंपनी की बात की है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हो सकता है, हम जाना जाता है चिट फंड, हम लोग जाना जाता है चिट फंड, लेकिन ये बिजनेस था पूरा मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस। अब ये कई और सवाल हैं, और ये इसके कई डायमेंशन हैं। मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ हुसैन दलवाई हैं, सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। दलवाई साहब, एक सवाल है कि देश में लगातार बड़ी इतने बड़े घोटाले घपले सामने आ रहे हैं कि अब लोग आंकड़ों, उसको जब शून्य आप लगाते हैं, जीरो, तो उसको लोग गिन नहीं पाते हैं। लाख करोड़, 10 लाख करोड़ कोल घोटाला, 2G घोटाला, और सब में बचाने का प्रयास हो रहा है लगातार। ये बचाने वाले लोग, उनको बचा के क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? हेलो जी, मेरे ख्याल से आज मैं जो गांधी जी ने वो ऐसा खत्म हो गई, और यहाँ हर आदमी, आज हम जो बोलते हैं पॉलिटिशियन भी, लेकिन मैं जो समाज के हर स्तर पे अपने को पैसा, ज्यादा पैसा कैसा मिलता है। जो सवाल, मेरा सवाल है कि आज देखें, आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगा है, जेपीसी का गठन होता है, 6 जेपीसी में से 4 जेपीसी के रिपोर्ट जो है उसका कोई मतलब नहीं निकला, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक का अभी आने वाला है, उसका क्या निकलेगा ये पता नहीं है। लेकिन जेपीसी के ड्राफ्ट रिपोर्ट से ये साफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के तरफ से या उन लोगों के द्वारा, जेपीसी के द्वारा जो ऐसे आरोप हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगते हैं, उससे बचाने का प्रयास हो रहा है। इसको कैसे देखें? देश के लोग कैसे मान लें कि सरकार हमारी जो है, विपक्ष जो है, यहां संसद की जो कम से कम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनमें लोगों को कम से कम लगता था कि वो कुछ न्याय करे।
इस पे अंकुश लगाने में सफल हो, लेकिन चीजें वैसे दिख नहीं रही है। नहीं, ये बात नहीं है कि ये सारा मामला जो है वो किस तरह से टैकल करना, उसके बारे में कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन सरकार किसको बचाना चाहती है ऐसा बोलना बिल्कुल गलत बात है। आरटीआई जिसमें आप ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं बचाना चाह रही है, और आरटीआई जाना चाहिए, उसके लिए सोनिया गांधी ने कहा अग्रगीता बोला है। आरटीआई की वजह से बहुत सारे बातें बड़ी घोटाले बाहर आ रहे हैं, ये भी हम लोगों ने मानना चाहिए। और एक तरह से लोगों को कोई डर नहीं, और डर आपकी आवाज साफ नहीं है। हम आपके पास वापस लौटते हैं। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप पत्रकार के हैसियत से अगर देखें तो अब तो कुछ पत्रकारों की भी नाम, वो जो सीबीआई को पत्र लिखा है उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस, तो जो पहरेदार है उस पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इन तमाम बड़े बड़े घोटालों को देखें, कोलगेट, 2G स्कैम, CWG, जिसमें इतने बड़े बड़े आंकड़े उसमें इन्वॉल्व हैं, आप उनको देखें तो एक सवाल मन में आता है कि ये कौन लोग हैं करते हैं, और फिर जो लोग आरोपित होते हैं, जो लोग जेल जाते हैं, वो उनकी अगर आप देखें तो वो कौन लोग होते हैं, उनका जुड़ाव किस तरह से होता है। तो वो सत्ता वाली पार्टी के नेता होते हैं या किसी और सत्ता वाली पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के कोई जानने वाले होते हैं, उनसे उनके संबंध होते हैं। आज पश्चिम बंगाल में एक सांसद हैं, वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वो एक पार्टी से 4 संसद मीडिया वाला का जो एडिटर के संसद बना करके पार्लियामेंट में भेजा था, उसको एक संसद बनाने के लिए कागज भी शुरू कर। मैं वही कह रहा हूं, तो इसकी जड़ कहीं ना ये जो गंगा बह रही है भ्रष्टाचार का, इसका जो जिसको कहते हैं, देखिए जो आपने बात कही, जो राजनीतिक दलों से शुरुआत हो रही है गंगा, मैं वही बात कहने लगा था। अभी जो बात आ रही थी, ये स्कैम्स की जो शिफ्टिंग का काम चल रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने की, स्टेट के ऊपर आता है वो केंद्र पर लगाता है, केंद्र कहता है स्टेट नहीं करता है, या उलझाने का जो प्रक्रिया चल रही है ना, वो एक नेक्सस चल रहा है इस समय देश के अंदर, कि किसी भी तरह से कोई जो जहां बैठा हुआ है वो वहां लूटने के प्रयास में है। आपने कल भी आपके चैनल पे बात हो रही थी, घोटालों की ही बात हो रही थी, तो आपने देखा था वो सत्ता पक्ष के हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं किस प्रकार बीजेपी को कह रहे थे कि वो अपने समय का हिसाब दें। 6 साल एनडीए शासन में उसका हिसाब मांग रहे थे। अब आप ये बताइए कि 6 साल का वो जब देश हिसाब मांग रहा है कि आप 2G का और कोल घोटाले का हिसाब दें, तो वो आपसे पूछते हैं, विपक्ष से पूछता है, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि मैंने कल भी आपके यहां पर ये बात कही थी कि आफ्टर ऑल जब जनता ने उनको 6 साल का हिसाब दे दिया और उनको बाहर बिठा दिया, तो 10 साल का अपना हिसाब देने के लिए आप दूसरे पर लांछन की ये जो प्रक्रिया है ये बंद होनी चाहिए इस देश में। जो लूट की ये बंद होनी चाहिए, सवाल ये नहीं है। मेरा ये कहना, प्रोफेसर जगदीश मुखी के पास जाना चाहता हूं। मैं एक मिनट उनके पास जाने से पहले मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, अभी जो आपने बात कही, जैसे चिट फंड की बात आई, चिट फंड ये बिल्कुल सच बात है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करती है। अब एक कितनी बड़ी बात है कि वो चीज जो है वो पूरी तरह से उलझी हुई है। वहां पर इतना बड़ा स्कैम हो गया, उसमें एक नेक्सस, वही PPP वाला नेक्सस जो है, पॉलिटिशियन, प्रेस और पुलिस का जो नेक्सस है, एक जो माना जाता है ब्यूरोक्रेट्स का, तो वो जो एक पब्लिक सर्वेंट्स का, मेरे को लगता है कि ये जो नेक्सस है इसके ऊपर कहीं ना कहीं अब कठोरता से अंकुश के लिए दबाव बनना शुरू हुआ है। आंदोलन लगाएगा कौन? सब दबाव बनाएगा कौन? आंदोलन आप ये देखिए प्रोफेसर साहब, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि आज जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं कि कोल घोटाले में अब सरकार के कई लोगों का आप इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि ये कोल का जो आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई वो एनडीए के शासनकाल में भी था, और कई नाम आते हैं ऐसे जिसमें कि बीजेपी के नेता हो या उनसे जुड़े हुए मुख्यमंत्री या उनपे भी फिर आरोप लगते हैं। तो सवाल यह होता है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, नहीं ऐसा लगता है कि दोनों आपस में एक फिक्स्ड मैच को खेल रहे हैं। नहीं, वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, आप खिलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जी, आप स्वयं खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ये सवाल नहीं आया, सवाल ये प्रोसीजर क्या था वो नहीं, सवाल ये स्कैम कब हुआ, जहां स्कैम हुआ उसकी बात कर रहे हैं ना आप। प्रोसीजर कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था,
आप नई प्रक्रिया वो शुरू करना चाहते हैं बहस, वो तो अलग विषय है। इसी विषय पर ये हमारे बंधु आपके साथ पहले ही बात कर रहे थे। आप डिस्कशन पर ना जा करके जो भ्रष्टाचार है उसको आरोपित करके उस पर पनिशमेंट कराएं, पब्लिक खड़ी हो, उसकी बात ना करके वो 10 साल पहले क्या था, 15 साल पहले क्या था, प्रक्रिया कहां से शुरू हुई थी, आप उसको ले रहे हैं जी। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आज पीएसी ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया, हमारे इतने स्कैम सामने होते, मैं आपके सामने इस चर्चा कर रहा हूं। शुंगलू कमेटी अपॉइंट की प्रधानमंत्री जी ने, सीएजी के अंदर जो स्कैम हुआ था अपना, इसके अंदर अपना कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, वो उन्हें शुंगलू कमेटी मोस्ट पावरफुल कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सीधा सीधा इंडिक्ट किया श्रीमती शीला दीक्षित को। 23,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए थे और जिनको जेल के अंदर भेजा गया उनका टोटल बजट ही 1,000 करोड़ रुपए का था। तो जितने वहां पर सारे स्कैम हुए, आज शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आ गई और प्रधानमंत्री ने नियुक्त की, प्रधानमंत्री उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। यानी फिर इसको आप कहेंगे पहले कौन सरकार थी। ये तो आप मीडिया वाले इसे अननेसेसरी डेविएट करने की कोशिश करते हैं। अन्यथा सीधी सीधी बात है, कमेटी गठित की है, प्रधानमंत्री ने गठित की है और इंडिक्ट किया गया है व्यक्ति विशेष को, मुख्यमंत्री को, उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। यानी ये एक दूसरे को जो बैठे हुए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? आज देश की जनता आहत इस बात से है, जिनसे आशा की जाती है देश के प्रधानमंत्री, आज वो चुप बैठे हुए हैं, वो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। उनकी स्वयं की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। एक नहीं कितने वहां के उनके मंत्रियों का बीच में इन्वॉल्वमेंट सिद्ध हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए हैं, उसके पश्चात ये काम करने के लिए तैयार नहीं और उसके पश्चात ये कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। परिणाम उसका क्या होगा? परिणाम यही होगा, आज जनता सड़कों पर उतरी है और आने वाले इलेक्शन के अंदर ये सारी बातें ध्यान में रख करके जनता जागृत खड़ी होगी, उस हिसाब से वोट दे करके इस प्रकार की भ्रष्ट सरकार को हटाने की प्रक्रिया चालू करेगी। मीडिया के कारण मीडिया इसको इक्वेट करती है। आप जब सवाल कल आप देख रहे थे मनीष तिवारी और रेणुका चौधरी क्या सवाल पूछ रही सर, जब बीजेपी के नेताओं ने उसी समय आपको ये कहा था जी कि ये जो प्रक्रिया चल रही है कि 6 साल का हिसाब दो, ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। सवाल यह है कि आपने क्या किया, आप अपनी जवाबदेही बताएं। जनता ने उनको 6 साल में जो उन्होंने किया उसका जवाब दे दिया जी। अब आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। वो जो मैं जगदीश मुखी जी की बात से सहमत हूं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ये जो आरोप शिफ्ट करने की बात चलती है, भ्रमित करने का इसलिए कि कहीं ना कहीं जाके जब आप आज 2G जो स्कैम हुए उसके जो जेपीसी रिपोर्ट ड्राफ्ट जो लीक किया गया, मेरा ये मैं उसमें आगे आ रहा हूं। ये जो अभी इन्होंने शुंगलू कमेटी की बात कही, शीला दीक्षित जी की बात कही, येदियुरप्पा का मामला उन्हीं दिनों में उठ रहा था। बीजेपी ने उस समय जब इस्तीफा लिया उनसे, क्या शीला दीक्षित को वहां पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? और बीजेपी को इस्तीफे के लिए जिस प्रकार का दबाव, जिस प्रकार सड़कों पे अब बीजेपी उतरी है, क्या उस समय नहीं उतरना चाहिए था? आखिर मुख्य विपक्षी दल है, बीजेपी का यह कर्तव्य, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, मैं उनका कहीं डिफेंस नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में जो दबाव कुछ समय पहले बनना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। जी देवेंद्र साहब, जो बात प्रोफेसर जगदीश मुखी कह रहे हैं, जो बात धर्मानी साहब कह रहे हैं, और जो बात लगातार अगर आप देखें भ्रष्टाचार के जब बात आते हैं तो कहते हैं कि आप हमारी कमीज मैली है, पहले अपनी कमीज को देख लीजिए। और जब बात ये मीडिया में पूछा जाता है तो प्रोफेसर साहब कहते हैं ये मीडिया इसको करवाती है। क्या मीडिया वाकई इसको करवाती है या जो दोनों के कमीज किसी के कम और किसी के ज्यादा मैली है? नहीं, देखिए इन जो कांग्रेस और बीजेपी का जो आरोप प्रत्यारोप है, इसी से लोग भी जो समझ गया है, ये दोनों हैं एक सिक्के का दो पहलू है। जो सत्ता में था उस समय जो किया है और ये लोग सत्ता में आया है, वो एक प्रोसेस ही कंटिन्यू किया है। अगर कांग्रेस के खिलाफ जो बोलने के लिए बड़े बड़े घोटाले हैं, ये बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए भी घोटाले हैं, जो कर्नाटक का से लेकर के आपका हर जगह पर उनका खिलाफ भी घोटाले बोलने के लिए मिल जाएगा। बात ये है, नहीं बोलने के लिए मिल जाएगा जी, लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए, बहस के लिए मिलेगा या हम बता रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि उस पे एक्शन क्या है, हमको भी बोलने दीजिए। हमको कहना है, हम ना बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मेरा अलग बात है। हमारा बात इसलिए है, ये दोनों पार्टी किस प्रकार इस देश की संपत्ति को लूट कर रहे हैं, लूट करने के लिए जो सहायता कर रहे हैं, ये भी एक साजिश करना भाई।
जब कांग्रेस पार्टी जो लूट करने के लिए जो निधि बना रहे थे, ये बीजेपी लोग उसको समर्थन भी कर रहे थे। उसके अंदर कितना भी फिनेंस बिल है, कितना भी इसी प्रकार का कानून तैयार हो रहा है, उसी के मुताबिक ये सभी हो रहे हैं आजकल, उसी के लिए समर्थन नहीं कर रहे। हम ये जरूर एक बात कहेंगे, आपका मीडिया को हम इसलिए दोष देने के लिए एक पॉइंट पर हम दोष देंगे, जो पॉलिसी बनाता है, बजट हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, जो बनाने के समय मीडिया का कुछ लोग आकर के हम लोगों को ये बोलना शुरू कर देते हैं, दिस इज द राइट थिंग इन राइट टाइम। तो हम लोग जो उसको विरोध कर रहे थे उस समय बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो राइट है, एकदम सही है। उसके बाद 1 साल के बाद उस पॉलिसी का पोस्टमार्टम होता है, वो पोस्टमार्टम के समय पता चलता है ना एक्सपोर्ट हुआ नहीं है, ना ग्रोथ नहीं हुआ है, तब ये लोग बोलना है उसको गलती हुआ था। जब हमने बोला था उस समय बोलता भी नहीं था। इस बात को हम बोलना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पॉलिसी एंड नॉट बिकॉज ऑफ द एनीथिंग एल्स। Yes, of course, policy sorry is one sir, of the this is reason. totally mistaken. Policy मैं is one of आपसे the reason. निवेदन हम कह रहे हैं, कर देखिए आप आपके जो let me intervene, please. 2G Let me स्पेक्ट्रम की intervene, घोटाले please. की बात है, 2G स्पेक्ट्रम की घोटाले की बात है। ये जो उस समय बीजेपी ने जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो पॉलिसी बना करके जो दिया था, उसके बाद बीजेपी को भी उसको रोक सकता थे, बीजेपी ने वो काम तो नहीं किया। इस बार जेपीसी आकर के जेपीसी ने क्या बताया? जेपीसी ने बताया सिर्फ 2 लोग दोषी है। जो रिपोर्ट आने दीजिए 25 तारीख के बाद पता चलेगा, सिर्फ 2 लोग दोषी है। कौन है? एक तो राजा है, दूसरा है सीएजी कूद। क्यों? सीएजी को कैलकुलेट करना आता नहीं है। ये तो मतलब क्या मैसेज देना? बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण। प्रोफेसर साहब, हमें अभी इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं और ये पूछेंगे कि आप देखें जो एजेंसी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और जो बातें सामने आ रही है, वो कहां हमें ले जाती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। आप जो बात कह रहे हैं